आज हम बात करेंगे भारत की जियोग्राफी के बारे में। भारत की जियोग्राफी के बारे में जो सारे चैप्टर हैं वो मैं आपको यहाँ पे कवर कराऊंगा। तो इसमें सबसे पहले आज हम देखते हैं जो पहला चैप्टर है वो है सामान्य परिचय जो भारत के बारे में। इसमें सारी जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो बताने वाला हूँ तो इसमें पहले हम क्या क्या देखेंगे इसके बारे में मैं आपको व्यू दिए दे रहा हूँ। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे जो भारत की लोकेशन क्या है, भारत की लोकेशन के बारे में, स्टेट, यूनियन टेरेटरी क्या है और नेबर्स कंट्रीज़ जो हैं उनके बारे में बताऊंगा। एरिया क्या है, टाइम जोन क्या है और उससे जुड़े जितने भी फैक्ट हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं उनके उन सारी चीज़ों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। और एक एक करके जितने जियोग्राफी से जुड़े, इंडियन जियोग्राफी से जुड़े सारे पार्ट हैं वो आपको मैं इस वाले सीरीज़ में आपको मैं कवर करवाने वाला हूँ। तो इसमें क्या क्या कवर करवाऊंगा, तो बेसिक ज्योग्राफी है ये, इसके बाद जो नदियां हैं, पठार हैं, पर्वत हैं और जो भी ज्योग्राफिक लोकेशन है उनकी सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको इस सीरीज में बताने वाला हूँ। तो ये सीरीज नंबर का जो पहला पार्ट है तो प्लीज़ आप इसको देखिए और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो अब हम बात करते हैं भारत के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हम भारत किसी देश के बारे में जानते हैं तो उसका नाम क्या है। देखो भारत के कई नाम हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम भारत बोलते ही हैं इसको। भारत इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हमारे, अगर उसमें देखा जाए, अगर हम प्राचीन इतिहास में देखें तो दुष्यंत और जो शकुंतला थी उनके पुत्र थे भरत। उनके नाम पे जो भारत का नाम भारत भारत पड़ा है। और दूसरी बात क्या क्या है कि भारत मतलब एक जम्बू द्वीप था। जम्बू एक बहुत बड़ा द्वीप था। जम्बू द्वीप के दक्षिण भाग में होने के कारण इसका नाम जो है आर्यावर्त पड़ा था। और इसमें एक और है हिंदुस्तान है। जब अरबी और फारसी जो यहाँ पे मध्यकालीन जो लेखक हुए, वो क्या होता था कि उनके प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होती थी, जिसको वो मतलब जैसे सिंधु है और सिंधु को सा की जगह वो हा पढ़ा करते थे तो इसको नाम हिंदू। और जहाँ पे लोग रहते हैं तो उसको स्थान, जो स्थान होता है तो इसको बाद हिंदुस्तान बोलने लगे इसको। और अगर मैं भारत की बात करूँ तो भारत की अगर यूनानी भाषा की मैं बात करूँ, यूनानी शब्द में इसको इंडोई कहा जाता था। इंडोई, INDOI, इंडोई कहा जाता था। तो ये सारे इसके नाम हैं। इसमें जैसे जैसे भारत है, भारतवर्ष है, इसके बाद भरत है, भरत के नाम पे भारत पड़ा था, आर्यावर्त है, हिंदुस्तान है, इंडिया है, ये सारे नाम हैं। अब मैं इसकी, अगर मैं जियोग्राफिक लोकेशन के बारे में बात करूं तो भारत, अगर जब हम अविभाज्य भारत की बात करते हैं तो इसमें कोई भी ना म्यांमार इसमें अलग था, कोई भी अलग नहीं थे। तो भारत की लोकेशन ऐसी थी कि जहाँ पे एक तरफ इसके हिंदू कुश रेंज, सुलेमान रेंज थी, वहीं उसके ऊपर साइड ये पूरा हिमालय रेंज थी। और ये पूरी हिमालय रेंज यहाँ तक पूरी चली आती थी, यहाँ तक। ये पूरा तो उत्तर एकदम पूरा ब्लॉक हुआ करता था। यहाँ पे एक दर्रा हुआ करता था, खैबर दर्रा। भारत के जितने भी विदेशी आक्रमण हुए हैं उसमें अगर देखा जाए तो खैबर दर्रा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। खैबर दर्रा से ही जो आक्रमणकारी भारत में आया करते थे तो यहाँ पे हुआ करता था खैबर दर्रा, जो एकमात्र यहाँ से आने का स्थान था। दर्रा वो होता है जब बहुत ऊंचे स्थानों के बीच में एक सकरा घाट आ जाए, जहाँ से निकलने का स्थान हो, उसके हम बोलते हैं दर्रा। तो ये वो स्थान था। और नीचे भारत में थी वाटर बॉडी, ये पूरा यहाँ पे पानी 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 था। तो जैसे अगर मैं यहाँ देखो, बे ऑफ बंगाल यहाँ पे है, अरेबियन सी यहाँ पे है और यहाँ पे इस पूरे भाग को हम पूरे बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत ऐसा है। और भारत के अगर लोकेशन के बारे में देखें तो भारत के एकदम बीचों बीच से यहाँ से बिल्कुल होकर गुजरती है कर्क रेखा। कर्क रेखा ऐसी गुजरती है कि लगभग भारत को दो भागों में बांटती है। तो ये होती है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा भारत को दो भागों में बांटती है। और भारत की तो आगे मैं बात करूंगा तो ये भारत का लोकेशन है जहाँ इसके एक और यहाँ पे थार का मरुस्थल है, वहीं दूसरी ओर गंगा के विशाल मैदान हैं, वहीं प्रायद्वीपीय भारत है, यहाँ पे पठार हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो जब हमारा हमसे बट के जब पाकिस्तान जब अलग हो गया तो उससे जो हिंदू कुश माउंटेन है, जो सुलेमान रेंज है, वो इनके यहाँ चली गई। तो यहाँ से जो पाकिस्तान से सीधी हमारी लैंड बाउंड्री लगती है। लेकिन हमारे जो उत्तर में और यहाँ पे पूरे आज भी जो हमारे जो एवरेस्ट है, हिमालय है, तो इनकी पूरा हमारा ढका रहता है, एकदम हमारी बाउंड्री तय करते हैं ये। तो इसके बारे में है, ये अरेबियन सी है और ये बे ऑफ बंगाल है।
ये इसका लोकेशन है। अब मैं बात करूं कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल कितना है। देखिए अब मैं बात करता हूं पूरे क्षेत्रफल कितना है। जो हमारा ये पूरी बाउंड्रीज हो गई, ये पूरी बाउंड्री है हमारी। ये देखिए पॉलिटिकल मैप में आपको बता रहा हूँ, ये पूरी हमारी जो बाउंड्री है, ये पूरी बाउंड्री है हमारी। यहाँ से यहाँ तक पूरी बाउंड्री लगेगी। ये पूरी बाउंड्री है। यहाँ पे नेपाल हो गया, तो नेपाल यहाँ पे अपना पड़ोसी देश है। तो यहाँ से होते हुए जो ये यहाँ पे भूटान है, तो यहाँ से होते हुए ये जो पूरा एरिया है, यहाँ से जो ये कट के चला जाएगा बांग्लादेश होते हुए, ये पूरा अपना नीचे का पूरा अपना भारत है। ठीक है। अब हम बात करते हैं, जब ये पाकिस्तान और ये बांग्लादेश अलग हो गया, अब हमारा जो भारत बचा कितना है, अब सिर्फ हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना इसका क्षेत्रफल है। दुनिया के क्षेत्रफल का कितना है ये? 2.4%। दुनिया का क्षेत्रफल अगर 100% है तो उसमें भारत के पास जो एरिया है वो 2.4% है। अब मैं आगे की बात करता हूँ। अगर मैं आगे की बात करूँ तो अगर हम देखिए, अगर मैं आगे की बात करूँ तो अगर भारत के पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की अगर मैं लंबाई की बात करूँ तो देखिए, अगर भारत का सबसे नॉर्दर्न पॉइंट ये है और भारत का सदर्न पॉइंट ये है, तो अगर इन दोनों के बीच में बात करूं तो सबसे उत्तर और दक्षिण के बीच में जो भारत की कुल लंबाई है, इस रेखा से जोड़ के इस रेखा तक जाने वाली भारत की जो कुल दूरी है वो है 3214 किलोमीटर। और अगर हम पूरब से पश्चिम, ये पश्चिमी भाग है, अगर पश्चिम से लेके अगर हम पूर्वी बिंदु तक अगर अरुणाचल प्रदेश तक जाते हैं तो यहाँ की जो टोटल जो लंबाई है वो है लगभग 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। अब मैं इनके बारे में बात कर रहा हूँ। अगर भारत की ऐसे देखा जाए तो भारत के जो सबसे पूर्वी बिंदु है जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, इसको बोलते हैं किबुथु। और सबसे जो पश्चिमी बिंदु है इसको बोलते हैं हम गुहार मोती। सबसे नॉर्दर्न बिंदु को हम बोलते हैं इंदिरा कॉल। और सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है जो अंडमान सागर में हमारे सबसे नीचे बिंदु था, इसको हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। पिग्मेलियन पॉइंट भी इसको बोलते थे, इसको बोलते थे इंदिरा पॉइंट। अगर हम लैंड एरिया में देखा जाए तो सबसे नीचे की जो बिंदु है हमारा, अगर सीधा हम अगर इसकी उसमें देखें अगर, तो अगर लैंड में सबसे नीचे का जो बिंदु है इसको बोलते हैं कैप कैमोरिन। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है कन्याकुमारी में, और स्टेट कौन सा लगता है? तमिलनाडु। ये हमारे इसका बेसिक पॉइंट हो गए। अब मैं आगे की बात करता हूँ। अगर मैं आगे की ये बात करूँ तो भारत की जो स्थलीय सीमा है, भारत की स्थलीय सीमा की जो लंबाई है कितनी है? भारत की जो स्थलीय सीमा की कुल लंबाई जो अगर मैं देखूँ तो भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई जो लगती है लगभग 15,106.7 किलोमीटर भारत की लैंड बाउंड्री लगती है दूसरे देशों के साथ में। ये पूरा यहाँ से पूरा यहाँ तक पूरा जितनी लैंड बाउंड्री लगती है वो 15,106.7 किलोमीटर की लगती है। ठीक है। और अगर मैं इसके विस्तार के बारे में बात करूँ तो भारत का जो देखो, जब हम विस्तार की बात करते हैं तो जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी ये है भूमध्य रेखा, इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर ये है। और अगर हम इसको अगर ग्रीनविच मैरीटाइम से बात करें तो भारत की जो लोकेशन है वो लगभग यहाँ है। भारत की लोकेशन यहाँ पड़ती है। भारत की लोकेशन यहाँ पड़ती है तो भारत को हम ये कह सकते हैं कि भारत
जो ग्रीनविच मेरीटाइम के पूर्व में है और इक्वेटर के उत्तर में है। तो भारत की जो लोकेशन है वो हम ये कह सकते हैं कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में पड़ती है भारत की लोकेशन, भारत की जो स्थिति है। अब हम इसका अक्षांशीय विस्तार देखते हैं। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8.48 डिग्री 4 मिनट से लेके जो भारत का सबसे नॉर्दर्न पॉइंट है वो लगभग 37 डिग्री 6 मिनट है। और भारत के अगर हम पूरब से पश्चिम, अगर ये हमारा पूर्व है, अगर हम पश्चिम अगर विस्तार देखें, क्योंकि लाइन तो यहाँ से जा रही है, तो जो पहले पॉइंट पड़ेगा वो पड़ेगा ये देखिए 68.7 से लेके हमारा 97.25 तक, 97 डिग्री 25 मिनट तक इसका लोकेशन पड़ती है। और भारत की जो बीचों बीच से जाती है कर्क रेखा, भारत के बीचों बीचों से जो कर्क रेखा जाती है वो कितने राज्यों से गुजरती है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। यह भारत को लगभग 2 भागों में बांटती है कर्क रेखा। तो ये इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि भारत के बीचों बीच जो कर्क रेखा गुजरती है, भारत को लगभग 2 भागों में जो बांटती है, भारत के कितने स्टेट से होकर गुजरती है, ये हमेशा एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है। तो इसमें अगर मैं आंसर दूं तो भारत के बीचों बीच से जो कर्क रेखा गुजरती है वो मतलब 8 स्टेट ऐसे हैं जिनकी होकर गुजरती है भारत की जो कर्क रेखा है। तो इसमें कौन कौन से जो स्टेट आते हैं, तो सबसे पहले आता है गुजरात, ये है राजस्थान, इसके बाद आएगा मध्य प्रदेश, इसके बाद छत्तीसगढ़, इसके बाद झारखंड, और इसके बाद ये आएगा अपना वेस्ट बंगाल, ये है त्रिपुरा, ये त्रिपुरा भी इसमें आता है, और ये आता है मिजोरम भी इसमें आता है। तो भारत के कितने स्टेट हो गए? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 स्टेट ऐसे हैं जो कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं। कर्क रेखा का मतलब ये होता है कि जो इक्वेटर है, इक्वेटर के नॉर्थ में जो 23.5 डिग्री है उसको हम कर्क रेखा बोलते हैं। इसी तरह जो इक्वेटर जैसे ये है, इक्वेटर के नीचे साउथ में 23.5 डिग्री को बोलते हैं मकर रेखा। तो ऐसे हम इसको नापते हैं। तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। देखो, भारत के जो उत्तर में नवीन मोड़दार पर्वत हैं ही। अब मैं आपके बता रहा हूँ आगे का पोर्शन के बारे में। अब मैं बता रहा हूँ, तो ये आपके मैंने ये बता दिया, गुहार मोती, ये सारी चीज़ें बता दिया। मैं भारत के स्टेट के बारे में बात करता हूँ कि भारत के कितने स्टेट हैं। तो भारत के जो स्टेट के बारे में बात करूँ तो भारत के 28 स्टेट और 7 यूटी हैं। यूटी का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश। भारत के 28 स्टेट हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको स्टेट के बारे में बता रहा हूँ, कौन कौन से स्टेट हैं हमारे, और फिर उसके बाद देखेंगे यूटी के बारे में। तो सबसे पहले स्टेट के बारे में बात करूँ तो सबसे पहला जो हमारा, हम इसको जोन में भी बांट सकते हैं। देखिए, मैं जोन के हिसाब से बांट के बताता हूँ। सबसे पहले जो हम बात करेंगे उत्तरी हमारे जो स्टेट हैं वो कौन कौन से हैं। तो उत्तरी स्टेट के बारे में बात करूं तो हम यूटी भी इसमें शामिल कर ले रहे हैं। तो इसमें देखिए लद्दाख आ जाएगा, इसके बाद जम्मू कश्मीर आ जाएगा, इसके बाद अपना हिमाचल प्रदेश ये है, पंजाब आ जाएगा, और उसके बाद आ जाएगा राजस्थान। ये सब नॉर्दर्न में। हम इसको देखो क्या है कि भारत के स्टेटों को हम 6 डिवीजन में बांट सकते हैं। जैसे हम पूर्वी स्टेट बांटेंगे, साउथ के स्टेट बांटेंगे, पश्चिम के स्टेट बांटेंगे, उत्तर के स्टेट बांटेंगे, सेंटर के स्टेट बांटेंगे। उसके बाद जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं उनके बारे में हम उनके 6 भागों में बांट के हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम उत्तर के स्टेट देखें तो इसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, इसके बाद राजस्थान के बाद जो हरियाणा, इसके बाद जो चंडीगढ़ है,
चंडीगढ़ यहाँ पे है, दिल्ली। ये हमारे हो गए नॉर्थ वाले जितने भी अपने स्टेट हैं वो हो गए हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि नॉर्थ हो गया, तो अब इसके बाद जो हमारे पश्चिमी हैं, पश्चिम में कौन कौन से आएंगे, तो इसमें देखिए, इसमें आएंगे गुजरात, ये है महाराष्ट्र, गुजरात महाराष्ट्र, इसके बाद गोवा, और यहाँ पे हमारी यूटी है, दमन दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, यहाँ पे हमारी यूटी है, वो भी इसमें शामिल होंगे। तो यूटी और स्टेट को मिला के 4 इसमें शामिल होंगे, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं साउथ में। साउथ में हम हमारे कौन कौन से स्टेट पढ़ेंगे, तो हम दक्षिण में देखें तो सबसे पहले कर्नाटका है, केरला है, इसके बाद तमिलनाडु है, इसके बाद हमारा आंध्र प्रदेश है, इसके बाद तेलंगाना है। ये हमारे जो साउथ में पड़ेंगे। अगर मैं इनकी में बात करूं तो सब इनमें जो केंद्र शासित प्रदेश भी हमारे आ जाएंगे, तो इसमें जो हमारे अंडमान निकोबार ये द्वीप हैं ये भी इसमें शामिल होंगे, और हमारे जो लक्षद्वीप हैं, ये आइलैंड है हमारी, ये भी इसमें शामिल होंगे, ठीक है। लक्षद्वीप ये सारे शामिल होंगे। इसके साथ में हमारी एक यूनियन टेरेटरी है पुदुचेरी, पुदुचेरी भी इसमें शामिल होगी। पुदुचेरी के क्या है कि छोटे छोटे आइलैंड हैं वो यहाँ पाए जाते हैं, तो यहाँ पे पुदुचेरी भी शामिल हो जाएगी। अब मैं सेंटर के बारे में बात करता हूँ, तो सेंटर के हमारे जो स्टेट होंगे वो होंगे मध्य प्रदेश, एमपी, छत्तीसगढ़, यूपी और उत्तराखंड, ये हमारे सेंटर के स्टेट हो गए। इसके बाद अगर हम पूर्वी स्टेट के बारे में बात करूं तो इसमें बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, ये हमारे पूर्वी स्टेट हो गए। अगर मैं नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेटों की बात करूं तो ये है हमारा सिक्किम, सिक्किम के बाद ये है हमारा असम, ये है असम, ये है अरुणाचल प्रदेश, ये है नागालैंड, ये है हमारा मणिपुर, और ये है हमारा मिज़ोरम, और ये है हमारा त्रिपुरा, त्रिपुरा ये हमारा। ये जो स्टेट हैं, स्टेट और यूनियन टेरेटरी के बारे में आप में मैंने बता दिया। देखिए इसमें कितने स्टेट हैं, 28 स्टेट भी हो गए हैं, और 8 जो यूटी हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और अब मैं बात करता हूँ भारत का जो मानक समय है। क्या होता है मानक समय, ये कहलाता है कि जैसे ये है, ये पूरा पृथ्वी है, पृथ्वी के यहाँ से हमने एक रेखा खींची कि ये हमारा एक टाइम जोन होगा, इसके जो यहाँ पड़ेगा वो पूर्व में होंगे, ये इसके वेस्ट में पड़ेंगे वो पश्चिम में होंगे, इसके स्थान से हम जोड़ते हैं। और हमेशा टाइम का डिफरेंस जो होता है 7.5 डिग्री के हिसाब से लिया जाता है, और 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है, हमेशा 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। इसका कैलकुलेशन मैं आपको बताऊंगा जब आगे के पोर्शन पढ़ेंगे, तो इसको मैं पूरा विस्तार से बताऊंगा कि इसको कैसे किया जाता है। तो जो भारत का जो मानक समय है, भारत का जो मानक समय है वो उत्तर प्रदेश के नैनी से होके गुजरता है। देखिए ये भारत का जो मानक समय है वो ऐसे गुजरेगा। इसके बाद हमारी जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा यहाँ से आएगी ऐसे, ऐसे कर्क रेखा जाएगी। तो भारत का जो मानक समय है वो यहाँ से लिया जाता है नैनी से, इलाहाबाद के नैनी से होके भारत का मानक समय गुजरता है। भारत का जो मानक समय है वो है 82.5 डिग्री। तो ये जो ग्रीनविच मेरी टाइम है, ग्रीनविच मेरी टाइम से जो आगे बढ़ता है, जैसे ये अगर उत्तरी गोलार्ध है, अगर ये ग्रीनविच है की लाइन है, अगर इससे आगे हम पढ़ते हैं तो भारत का जो 82.5 डिग्री आगे है, इसका मतलब ये है कि लंदन के समय से भारत को जो समय है साढ़े पाँच घंटे आगे है, 5 घंटे 30 मिनट आगे है। और मैं एक बात बताऊं, जैसे मैंने अभी आपको बताई कर्क रेखा भारत के 8 स्टेट से होकर गुजरती है, तो भारत की जो मानक समय है वो कितने स्टेट से होकर गुजरती है, तो वो कितने स्टेट से होकर गुजरती है मैं देखिए आपको अभी बता रहा हूँ। सबसे पहले तो पड़ गया अपना यूपी, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, मतलब 5 स्टेट से होकर भारत की मानक समय गुजरती है। और मतलब कर्क रेखा और भारत का मानक समय मतलब किस स्टेट में आके क्रॉस करते हैं एक दूसरे को, तो वो है छत्तीसगढ़।
एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में क्रॉस करते हैं। इसमें सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि भारत को मानक समय में देखा जाए तो लगभग 30 डिग्री का अंतर है। जो अभी मैंने आपको विस्तार बताया था कि जो यहाँ से देखिए, यहाँ से भारत का जो पूर्वी बिंदु है, भारत का पूर्वी बिंदु अगर 68.7 है, 68 डिग्री 7 मिनट है, और यहाँ पे 98.25 है, सॉरी 97.25 है। तो भारत के जो मानक समय में लगभग 30 डिग्री का अंतर है, मतलब 2 घंटे का अंतर होता है। इसलिए भारत को जो मानक समय है एकदम 20 से रखा गया है। पाकिस्तान का मानक समय भारत के मानक समय से आधा घंटा पीछे है। ठीक है, आधा घंटा के पीछे का मतलब यह है कि अगर भारत में 5:30 बज रहे हैं तो वहाँ पर 5 ही बजेंगे, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, अब हम आगे की बात करते हैं। ठीक है, अब हम आगे की बात करें तो भारत, देखिए दुनिया के अगर मैं टाइम जोन की बात करूं तो देखो भारत में तो एक ही टाइम जोन है। दुनिया के जो सबसे ज़्यादा टाइम जोन है, पहले 9 टाइम जोन है यूएसए के पास, और 11 टाइम जोन है रसिया के पास। रसिया के पास इसलिए भी है क्योंकि उनका एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है। अगर मैं लैंड एरिया के हिसाब से बात करूं, देखिए लैंड एरिया के हिसाब से जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान, और लैंड एरिया के हिसाब से भारत को जो सबसे छोटा राज्य है वो है गोवा। अगर मैं पॉपुलेशन की दृष्टि से बात करूं तो भारत का जो सबसे बड़ा जो राज्य है पॉपुलेशन की दृष्टि से वो है यूपी, और पॉपुलेशन की दृष्टि से भारत का जो सबसे छोटा राज्य है, जहाँ सबसे कम जनसंख्या है, वो है सिक्किम। ठीक है, अगर मैं यूटी की बात करूं जो यूनियन टेरेटरी है, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करूं तो वो है सबसे बड़ा हम जम्मू कश्मीर, और सबसे छोटा है लक्षद्वीप। ठीक है, अगर मैं केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या की बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो है दिल्ली के पास, और सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? लक्षद्वीप के पास। लक्षद्वीप के पास सबसे कम जनसंख्या है। ठीक है, और उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं, जैसे अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूं तो जो 7 सिस्टर जिनको कहा जाता है, उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं इनमें कौन कौन से स्टेट शामिल हैं इनके बारे में बताऊं तो इसमें देखिए अरुणाचल प्रदेश शामिल है, इसमें अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इसके बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद असम, मेघालय, ये 7 सिस्टर इनको कहा जाता है। और अब मैं एक बात और बताता हूँ, देखिए भारत का जो एकमात्र ऐसा मतलब स्टेट है यूपी, जिसकी सबसे ज़्यादा स्टेटों के साथ लैंड बाउंड्री साझा होती है, जिसमें 8 हैं। 8 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीधी बाउंड्री से साझा होती है। अब मैं आगे की बात कर रहा हूँ, देखिए अब मैं उन स्टेटों की बात कर रहा हूँ जिनकी सीधी डायरेक्ट बाउंड्री दूसरे देशों के साथ साझा होती है। देखिए ये है पाकिस्तान, ये है पाकिस्तान, यहाँ पे है अफ़गानिस्तान, ये है चाइना, चाइना, ये है नेपाल, नेपाल के बाद ये है भूटान, ये है म्यांमार, और ये है बांग्लादेश। ये हमारे पड़ोसी देश हैं। लैंड बाउंड्री किसके साथ साझा होती, वो सॉरी वाटर बॉडी किसके साथ साझा होती है हमारी? पानी के साथ किसके साथ सीमा है? हाँ, पाकिस्तान, पानी के साथ जो सीमा है वो हमारी श्रीलंका के साथ, लेकिन लैंड बाउंड्री नहीं है तो इसको हम कंसीडर बाद में देखेंगे इसको। तो पाकिस्तान से सटे हुए हमारे कितने राज्य हैं? सिर्फ राज्य की मैं बात कर रहा हूँ। तो पाकिस्तान से सटे हमारे राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, और ये हमारा पंजाब। तो देखिए ये इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं जब से जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया गया है, तो ये बड़ा बच्चों को कन्फ्यूज़न ये होता है कि हम जम्मू कश्मीर को जोड़ें या नहीं जोड़ें। तो नहीं जोड़ने की ज़रूरत है, सिर्फ अगर स्टेट और यूटी दोनों मिला के पूछे तो आपको जोड़ना है, नहीं तो नहीं जोड़ना है। ये है इसका मेन फैक्ट। तो देखिए पाकिस्तान से लगने वाले भारत के जो स्टेट हैं वो हैं 3, गुजरात, राजस्थान और पंजाब। इसके बाद 2 स्टेट, 2 यूटी हैं जिनके साथ पाकिस्तान की बाउंड्री साझा होती है, एक तो है जम्मू कश्मीर, एक है लद्दाख। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ, ये देखिए 2 तो यूटी हो गई और 3 स्टेट हो गए जिनके साथ पाकिस्तान की बाउंड्री साझा होती है। और लद्दाख की बाउंड्री किन किन के साथ साझा होती है? पाकिस्तान,
अफ़गानिस्तान और इसके बाद चाइना। चाइना के साथ भी जो लद्दाख है इसकी बाउंड्री साझा होती है। अब मैं चाइना से किन किन स्टेटों की बाउंड्री साझा होती है उसके बारे में बता रहा हूँ। तो चाइना से किन किन की बाउंड्री साझा होती है, यह है हमारा उत्तराखंड, सॉरी ये है हिमाचल प्रदेश, यह है उत्तराखंड, उत्तराखंड हो गया। इसके बाद यह है सिक्किम, सिक्किम हो गया। ये है अरुणाचल प्रदेश। ये ऐसे स्टेट हैं, देखिए 1 2 3 4 5, 5 ऐसे स्टेट हैं जिनकी बाउंड्री चाइना के साथ साझा होती है। अब बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये मैंने सिक्किम बताया, यहाँ पे नेपाल है, यहाँ पे भूटान है। और अब मैं दूसरे देशों के साथ बाउंड्री साझा करूँ तो म्यांमार से किन किन की बाउंड्री साझा होती है। तो म्यांमार से जो बाउंड्री साझा होती है वो होती है अरुणाचल प्रदेश, तो ये मैंने बता ही दिया। यह है नागालैंड, यह है मणिपुर, यह है मिजोरम। ये 4 स्टेट ऐसे हैं जिनकी बाउंड्री सीधे तौर पे म्यांमार से लगती है। अब मैं बात करता हूँ बांग्लादेश से। बांग्लादेश से किन किन स्टेट की बाउंड्री साझा होती है। तो इसमें वेस्ट बंगाल आएगा, वेस्ट बंगाल आएगा, उसके बाद आ जाएगा असम, इसके बाद मेघालय, इसके बाद ये है असम हो गया, ये है त्रिपुरा और ये है मिजोरम। इनकी बाउंड्री होती है बांग्लादेश से साझा। और नेपाल से किन किन की बाउंड्री साझा होती है। नेपाल से बाउंड्री साझा होती है उत्तराखंड की होती है, यूपी की होती है, बिहार की होती है, वेस्ट बंगाल की होती है और ये सिक्किम की होती है। तो ये मैंने बता दिया। और भूटान से किन किन की होती है, सिक्किम की, वेस्ट बंगाल की, असम की और अरुणाचल प्रदेश की। अब इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि भारत के कितने ऐसे स्टेट हैं, भारत के कितने ऐसे स्टेट हैं जिनकी बाउंड्री सीधे तौर पे दूसरे देशों के साथ लगती है। तो भारत के जो स्टेट हैं वो हैं 16 ऐसे स्टेट हैं जो दूसरे देशों के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं। भारत के कितने ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी लैंड बाउंड्री दूसरे देशों के साथ लगती है। तो वो हैं सिर्फ 2। इसमें 2 कौन कौन से हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी लैंड बाउंड्री जम्मू कश्मीर के साथ में लगती है। ठीक है, ये इसका बहुत अच्छा फैक्ट है। अब मैं उन स्टेटों की बात करता हूँ जिनकी लैंड बाउंड्री कम से कम 3 देशों के साथ साझा होती है। तो सबसे 3 देशों के साथ साझा होने वाली लैंड बाउंड्री कौन कौन सी है। तो सबसे पहले नाम आता है हमारा वेस्ट बंगाल का। जो वेस्ट बंगाल है इसकी जो बाउंड्री साझा होती है नेपाल से भी होती है, भूटान से भी होती है और इसकी बाउंड्री जो साझा होती है वो बांग्लादेश से भी होती है। बांग्लादेश से भी इसकी बाउंड्री साझा होती है। इसके बाद सिक्किम, जो सिक्किम है, सिक्किम की जो लैंड बाउंड्री भी साझा होती है नेपाल से, भूटान से और चाइना से। 3 देशों के साथ इसकी भी लैंड बाउंड्री लगती है। ठीक है, सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। और अगर यूटी की मैं बात करूं तो यूटी में अगर मैं देखूं तो जैसे लद्दाख है, लद्दाख की जो बाउंड्री है वो 3 देशों के साथ साझा होती है। एक तो है पाकिस्तान, एक है अफ़गानिस्तान और एक है चाइना। 3 देशों के साथ में इसकी भी बाउंड्री लगती है। अब मैं आगे की बात करता हूँ। ठीक है, आगे की मैं बात करूँ तो हाँ, कि भारत की सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले जो क्वेश्चनों में से एक होता है कि डिग्री में, कि भारत के कौन कौन सी जो डिग्री है कहाँ कहाँ से वो होती है। मैं आपको इसके बारे में भी बताता हूँ। तो देखिए, अब मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। तो देखिए, जो यहाँ पे जैसे ये हमारे आइलैंड हैं, ये हमारे आइलैंड है, नीचे एक देश पड़ता है उसका नाम है क्या है, मालदीव। मालदीव, यहाँ पे हमारा एक छोटा आइलैंड है उसका नाम है मिनिकॉय, ऊपर है लक्षद्वीप। ठीक है, मिनिकॉय और जो ये है मालदीव के बीच जो चैनल है वो है 8 डिग्री चैनल। ठीक है, और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच जो कितनी डिग्री चैनल गुजरती है, 9 डिग्री चैनल। और यहाँ पे आए अगर हम, ये है निकोबार और यह है अंडमान, इनके बीच से कितनी डिग्री चैनल गुजरती है, 10 डिग्री चैनल। ठीक है, और ग्रेट चैनल, देखो ग्रेट चैनल उसको कहते हैं
कि जो इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया, क्या है कि यहाँ पे इंडोनेशिया है और इनके बीच से इसको जो गुजरने वाली रेखा है इसको हम बोलते हैं, क्या बोल देते हैं, ग्रेट चैनल। इसको हम बोलते हैं ग्रेट चैनल। इसको ग्रेट चैनल हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे म्यांमार है पूरा, ये पूरा म्यांमार है। यहाँ उसके कोको आइलैंड हैं, यहाँ पे छोटे कोको आइलैंड है, इनके बीच से इसको बोलते हैं कोको जल संधि, यहाँ पे बोलते हैं कोको की जल संधि, यहाँ पे बोलते हैं। और ये है हमारा, अगर बोलूँ मैं, पाक जल संधि। जो पाक जल संधि है वो कहाँ पे है, भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि है। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में है। यहाँ पे आदम ब्रिज भी इसको यहाँ पे है, तो जिससे एक ट्रेन भी चलती है श्रीलंका की तरफ, ये भी है। ठीक है, अब मैं आगे की बात करता हूँ। आगे की बात ये है कि बांग्लादेश, देखो अब मैं ये बात करता हूँ कि किस देश के साथ में इतना, मतलब इतने ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, किस देश के साथ में भारत की सबसे बड़ी लैंड बाउंड्री साझा होती है, तो सबसे पहले नंबर पे आता है बांग्लादेश। यह है बांग्लादेश। बांग्लादेश से जो भारत की जो बाउंड्री साझा होती है वो है 4096.7 किलोमीटर। इतनी लैंड बाउंड्री हमारी बांग्लादेश के साथ में साझा होती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है चाइना। चाइना के साथ में हमारी कितनी लैंड बाउंड्री साझा होती है, 3488 किलोमीटर। इतनी लैंड बाउंड्री हमारी चाइना के साथ में साझा होती है। तीसरे नंबर पे आता है हमारा पाकिस्तान। पाकिस्तान से हमारी कितनी लैंड बाउंड्री साझा होती है, 3323 किलोमीटर। इतनी लैंड बाउंड्री हमारी पाकिस्तान के साथ में साझा होती है। अगर नेपाल की बात करूं तो नेपाल में जो नेपाल के साथ जो बाउंड्री साझा होती है हमारी 1751 किलोमीटर की जो लैंड बाउंड्री है वो हमारी नेपाल के साथ में साझा होती है। उसके बाद मैं म्यांमार की बात करूं तो म्यांमार के साथ जो ये पूरा जो एरिया है म्यांमार के साथ में जो लगता है, म्यांमार के साथ जो हमारी लैंड बाउंड्री साझा होती है 1643 किलोमीटर की जो बाउंड्री है वो हमारी म्यांमार के साथ में लगती है। उसके बाद अगर मैं भूटान की बात करूं तो भूटान के साथ जो हमारी लैंड बाउंड्री जो साझा होती है लगभग 699 किलोमीटर। और सबसे कम हमारी लैंड बाउंड्री साझा होती है वो होती है अफगानिस्तान के साथ में, कितनी, 106 किलोमीटर। हो गया इतना। चलो अब हम इसके बारे में आगे बात करते हैं। अब मैं ये बात करता हूँ कि भारत के जो जैसे देश हैं, पुडुचेरी है, अब मैं देखिए सभी जो स्टेट हैं उनकी मैं राजधानी के बारे में भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि किस किस स्टेट की क्या क्या राजधानी है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ पंजाब की। देखिए पंजाब की और हरियाणा की, इनकी जो साझा राजधानी है वो है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ की भी राजधानी है चंडीगढ़, क्योंकि ये यूटी है। ठीक है, और उसके बाद बात करता हूँ उत्तराखंड। यह है हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड की जो राजधानी है, उत्तराखंड की अगर मैं राजधानी की बात करूँ तो इसकी अगर मैं सर्दियों में जो राजधानी होती है वो होती है देहरादून, और गर्मियों की जो राजधानी होती है वो होती है गैरसैंण। गैरसैंण जो होती है वो होती है गर्मियों की राजधानी। ठीक है, अब मैं यूपी की बात करूं तो यूपी की राजधानी है लखनऊ, बिहार की राजधानी है पटना, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। ठीक है, राजस्थान की राजधानी है जयपुर। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, गुजरात की, देखिए गुजरात की राजधानी जो है गांधीनगर। मध्य प्रदेश की भोपाल हो गया। इसके बाद जैसे अगर मैं बात करूं तो हाँ, मैं सभी की बात करूंगा। राजस्थान हो गया है हमारा, इसके बाद पंजाब हो गया है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो है शिमला। हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है शिमला, जो गर्मियों की राजधानी है वो है शिमला, और जो सर्दियों की राजधानी है वो है धर्मशाला। धर्मशाला जो है वो है सर्दियों की राजधानी। अब मैं बात करता हूँ, गुजरात की गांधीनगर हो गई है, मध्य प्रदेश की भोपाल हो गई है, छत्तीसगढ़ की राजधानी जो है वो है रायपुर।
रायपुर जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी है। इसके बाद बिहार की पटना हो गई। झारखंड की जो राजधानी है यह है झारखंड, झारखंड की राजधानी है रांची। ठीक है, झारखंड की राजधानी रांची हो गई। वेस्ट बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। और अगर मैं इसकी बात करूं, ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर हो गई ओडिशा की राजधानी। इसके बाद मैं अगर महाराष्ट्र की बात करूं, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। और कर्नाटका की बात करूं, कर्नाटका की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटका की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। और केरल की मैं बात करूं, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल की जो राजधानी है वो है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। और तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। चेन्नई यहाँ पड़ेगा। चेन्नई जो है तमिलनाडु की राजधानी है। आंध्र प्रदेश की राजधानी है तीन। आंध्र प्रदेश की जो है, आंध्र प्रदेश जो है इसकी तीन राजधानी है। एक तो है अमरावती। अमरावती इसकी एक राजधानी है। कुर्नूल क्या है कि देखिए, कुर्नूल है न्यायिक राजधानी और विशाखापट्टनम है कार्यकारी राजधानी। ये इसकी तीन राजधानियां हैं। तेलंगाना की जो राजधानी है वो है हैदराबाद। हैदराबाद जो राजधानी है तेलंगाना की है। वेस्ट बंगाल की कोलकाता है। गोवा की जो राजधानी है, गोवा की राजधानी है पणजी। पणजी जो है गोवा की राजधानी है। अगर मैं सिक्किम की बात करूं, अपन नॉर्थ ईस्ट में आ रहे हैं, तो सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। गंगटोक जो है सिक्किम की राजधानी है। और असम की राजधानी है दिसपुर। दिसपुर जो है असम की राजधानी है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। ईटानगर जो है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। और अगर मैं नागालैंड की बात करूं, नागालैंड ये है, नागालैंड की राजधानी है वो है कोहिमा। अगर क्वेश्चन ये आता है कि सबसे पूर्वी राजधानी कौन सी है, तो वो अरुणाचल प्रदेश नहीं आके कोहिमा नागालैंड की राजधानी आएगी। उसके बाद मणिपुर की जो राजधानी है वो है इम्फाल। इम्फाल जो है मणिपुर की राजधानी है। और मिजोरम की जो राजधानी है वो है, देखिए ये हो गया इम्फाल हो गया मणिपुर की। मिजोरम की राजधानी है आइजॉल। आइजॉल जो है वो है मिजोरम की राजधानी। और त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। अगरतला जो है त्रिपुरा की राजधानी है। यहाँ पे जो स्टेट है इसका नाम है मेघालय। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। गारो, खासी और जयंतिका की पहाड़ी यहीं पाई जाती हैं। और सबसे ज़्यादा जो बारिश वाला स्थान है मौसिनराम, वो भी यहाँ पाया जाता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ भारत की जो यूटी है उनकी राजधानी क्या है। तो सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया था कि जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ की राजधानी तो चंडीगढ़ ही है। चंडीगढ़ है। दिल्ली की देखिए, अब मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे दिल्ली है, दिल्ली की राजधानी दिल्ली हो गई। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ पुदुचेरी की। ठीक है, पुदुचेरी की राजधानी है, यहाँ पे इनके आइलैंड हैं इनके, आंध्र प्रदेश में भी हैं और फिर यहाँ पे भी हैं। तो पुदुचेरी की जो राजधानी है वो है पुदुचेरी। ठीक है, पुदुचेरी की पुदुचेरी हो गई। और अब मैं बात कर रहा हूँ लक्षद्वीप की जो राजधानी है, यहाँ पे जो हमारे आइलैंड हैं, लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। कवरत्ती जो है लक्षद्वीप की राजधानी है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं, कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी हो गई। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इनकी जो राजधानी है, इनकी सभी की एक ही है, वो है पोर्ट ब्लेयर। जो काले पानी की सज़ा जहाँ दी जाती थी ना, वही है ये पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर जो यही स्थान है। अब मैं बात करूं तो इसकी बात कर रहा हूं आपके दादर और नगर हवेली जो अपना यहाँ पे है, यूटी है, इनकी जो राजधानी है वो है दमन। दादर और नगर हवेली तथा दमन एंड दीव की जो राजधानी है वो है दमन। जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है वो है श्रीनगर।
देखो, गर्मियों में राजधानी होती है श्रीनगर और सर्दियों में राजधानी होती है जम्मू। ठीक है, इनकी ये है। लद्दाख की बात करूँ तो लद्दाख की जो है, लद्दाख लद्दाख अपना यूटी है, इसकी जो राजधानी है वो है लेह है। ठीक है, ठीक है। चलो, अब मैं ये बात करता हूँ कि फ्रांस के अधीन कौन कौन से अपने जो आइलैंड थे, और ये इसके अधीन, फ्रांस के अधीन कौन कौन से अपने क्षेत्र थे। तो अगर मैं ये वाले, अगर मैं दादर और नगर हवेली की बात करूं तो ये पुर्तगालियों के अधीन थे, और भारत ने इनसे कब लिए थे, 1954 में। दमन और दीव, जो हमारे दमन और दीव है, यही हैं दमन और दीव, भी हमने कब लिए थे, दमन और दीव हमने पुर्तगालियों से लिए थे 1961 में। और गोवा को भी कब आज़ाद करवाया गया था, 1961 में। ठीक है, ये इसके हैं। अब मैं बात करूं फ्रांस की, जो देखिए क्या था कि ये था पुडुचेरी है, इसके एक्चुअल में 4 आइलैंड हैं। एक तो ये है, हाँ ये यहाँ पे है। इसके 4 आइलैंड कौन कौन से हैं उनका नाम मैं बता देता हूँ। तो इसमें है कराईकल, पुदुचेरी, कराईकल, पुदुचेरी, माहे और यनम। तो इनको कब आज़ाद करवाया गया था, 1954 में। तो इनको आइलैंड को एक यूटी बना दिया गया था, जो चार चार ठो जो आइलैंड मिलके यूटी हैं, चारों ये डिस्ट्रिक्ट भी हैं। तो ये है इसकी। ठीक है, अगर मैं भारत की समुद्रिक सीमा के बारे में बात करूं तो भारत की जो टोटल समुद्रिक सीमा है, जो टोटल समुद्रिक सीमा लगती है वो होती है, सब मिला के टोटल जो है, इसमें जो हमारे आइलैंड हैं उनकी भी समुद्रिक सीमा भी जुड़ जाएगी, 7516.6 किलोमीटर हमारी टोटल समुद्रिक सीमा लगती है। अब इसमें कौन कौन से हमारे स्टेट हैं जो समुद्र में, मतलब जिनसे वाटर बॉडी है, जिससे हमारे जो स्टेट हैं वो मतलब समुद्र को छूते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो लगता है, वो सबसे बड़ी बाउंड्री जो लगती है वो लगती है गुजरात की। गुजरात के बाद आता है हमारा जो स्टेट आता है वो आता है महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र है। इसके बाद गोवा भी है, इसके बाद हमारा कर्नाटका भी है, इसके बाद केरला, इसके बाद तमिलनाडु, इसके बाद आंध्र प्रदेश, ओडिशा और वेस्ट बंगाल। हमारे टोटल कितने स्टेट हो गए, 9 ऐसे स्टेट हो गए जिनकी मतलब समुद्र के साथ सीमा साझा होती है। तो अगर हमारे टोटल 28 अगर हमारे स्टेट हैं और 9 की अगर बाउंड्री साझा होती है इनसे, समुद्र से, तो हमारे कितने ऐसे स्टेट हैं जो लैंड मतलब लैंड लॉक हैं, जिनको लैंड लॉक हम, स्थल अवरुद्ध हम बोल सकते हैं। तो 19 ऐसे हमारे स्टेट हैं जिनकी जो सीमा जो है तो समुद्र के साथ नहीं लगती। और कितने ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी समुद्र के साथ सीमा नहीं लगती। तो इसमें दिल्ली आ जाएगा, चंडीगढ़ आ जाएगा, और इसमें जम्मू कश्मीर आ जाएगा और लद्दाख आ जाएगा। तो ये ऐसे स्टेट हैं जो स्थल अवरुद्ध केंद्र शासित प्रदेश हैं 4। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे। और सबसे ज़्यादा जो समुद्रिक सीमा किसकी है, वो है गुजरात की, सबसे बड़ी समुद्रिक सीमा है। टोटल हमारे पानी से लगने वाले कितने स्टेट हैं, वो हैं 9। ये इसका ये वाला है, पोर्शन है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और प्लीज़ चैनल को बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे आपके जो आगे के सेक्शन आएंगे जो लेक्चर के, वो आप देख पाएँ। आशा करता हूँ, धन्यवाद।